रतन टाटा, सपनों से हकीकत तक। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने उद्योग नहीं, उम्मीदें गढ़ी। एक प्रेरणादायक ऑडियो यात्रा, एक महान उद्योगपति, परोपकारी और एक सच्चे इंसान की। इस ऑडियो बुक का लेखक, कथावाचक और प्रकाशक हैं स्वीट ऑडिबल। भूमिका। हर महान कहानी की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है और हर महान इंसान की पहचान उसके कर्मों और मूल्यों से होती है। मुंबई 1937। एक छोटे पारसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था रतन नवल टाटा। वो बालक साधारण दिखता था, पर उसकी आंखों में सपना था। एक ऐसा सपना जो न केवल उसके जीवन को बल्कि पूरे भारत के औद्योगिक और सामाजिक परिदृश्य को बदल देगा। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने व्यापार में सफलता के साथ साथ मानवता, करुणा और सेवा की मिसाल दी, जिसने साबित किया कि सच्ची महानता केवल दौलत और पद से नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने से आती है। इस ऑडियो बुक में आप सुनेंगे रतन टाटा के संघर्ष, उनके सपने, उनके साहस और उनके जीवन के मूल्य। आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण बालक ने भारत और दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी। तो आइए इस प्रेरक सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे रतन टाटा एक नाम, एक विरासत बना दी। अध्याय 1, आरंभ। एक साधारण बालक की असाधारण नियति। सच्ची महानता उस ऊंचाई में नहीं है जहां आप पहुंचते हैं, बल्कि उस विनम्रता में है जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी आप में बनी रहती है। मुंबई शहर, वर्ष 1937। बरसात की बूंदें पुराने बंगले की छत पर पड़ रही थीं। वहां एक पारसी परिवार के घर में एक नन्हे बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया रतन नवल टाटा। ये नाम सुनने में सामान्य था, पर शायद नियति पहले से तय कर चुकी थी कि ये बालक एक दिन भारत के औद्योगिक इतिहास का स्वर्णिम अध्याय लिखेगा। लेकिन रतन का बचपन आसान नहीं था। उनके पिता नवल टाटा और माता सोनी टाटा का अलगाव उस समय के समाज में एक बड़ी घटना थी। रतन और उनके छोटे भाई जिमी को दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने पाला। यहीं से रतन ने जीवन की पहली सीख ली। सम्मान और प्यार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं, कर्मों और व्यवहार से भी मिलता है। नवाजबाई का अनुशासन, उनकी सादगी और सेवा भाव रतन की आत्मा में बस गया। रतन अक्सर कहा करते हैं, मैंने अपने जीवन में जो कुछ सीखा वो स्कूल या कॉलेज से नहीं, अपनी दादी की आंखों की चमक से सीखा। वो बचपन में बहुत शांत स्वभाव के थे। खिलौनों से नहीं बल्कि मशीनों से खेलना उन्हें पसंद था। वे टेबल के पेंच खोलते, फिर जोड़ते और मुस्कुराकर कहते, किसी चीज को तोड़कर समझना उसे बनाने की पहली सीढ़ी है। रतन का बचपन एक साधारण लेकिन गहराई से भरा समय था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वो अपने पिता के ऑफिस में जाकर कामकाज देखने में रुचि लेते थे। वहां उन्होंने देखा टाटा परिवार का उद्देश्य सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि देश सेवा था। टाटा परिवार हमेशा से भारत के लिए कुछ बड़ा करने की सोच रखता था और रतन उस सोच के वारिस थे, बिना गर्व, बिना दिखावे के। दादी ने एक दिन पूछा, रतन, जब बड़े हो जाओगे तो क्या बनना चाहोगे? रतन कुछ देर सोचकर बोले, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे लोग खुश हों, जिससे किसी का भला हो। लेडी टाटा मुस्कुराईं। याद रखना बेटा, असली अमीरी पैसे में नहीं, दिल की सोच में होती है। यही संवाद उनके जीवन का मार्गदर्शन बन गया। वे समझ गए कि जीवन की सच्ची कीमत दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। आगे का सफर। रतन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में पूरी की। वो पढ़ाई में औसत थे, लेकिन हर चीज को गहराई से समझते थे। उन्हें चीजों को बनाने, डिजाइन करने और सुधारने में रुचि थी। कॉलेज के दिनों में उन्होंने एक बार कहा था, अगर भारत को आगे बढ़ना है तो हमें चीजें सिर्फ खरीदनी नहीं, खुद बनानी होंगी। उनकी ये सोच उस दौर में असामान्य थी।
लेकिन यही सोच आगे चलकर उन्हें टाटा मोटर्स में भारत की पहली स्वदेशी कार का निर्माता बनाएगी। मुंबई से आगे रतन को अमेरिका भेजा गया, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। अमेरिका में उन्होंने एक साधारण छात्र की तरह जीवन जिया, न कोई ऐशो आराम, न कोई विशेष सुविधा। कभी उन्होंने होटल में बर्तन धोए, कभी फैक्ट्री में मशीनें चलाईं। वो अक्सर कहते थे, अगर जीवन की जड़ें मजबूत करनी है तो मिट्टी से जुड़ना पड़ता है। हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है, और रतन टाटा का पहला कदम था विनम्रता और मेहनत। अध्याय 2, संघर्ष के वर्ष, पढ़ाई और परिश्रम का संगम। जब रास्ता कठिन हो तो याद रखो, मंजिल की कीमत भी उतनी ही बड़ी होती है। 1960 का दशक। अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा लौटे भारत। टाटा समूह उस समय भारत के सबसे पुराने और सम्मानित उद्योग समूहों में से था। लेकिन रतन ने अपने परिवार के नाम का कोई विशेष फायदा नहीं उठाया। उन्होंने फैसला किया, मैं ऊपर से नहीं, नीचे से शुरू करूंगा। और उन्होंने सच में ऐसा किया। टाटा स्टील, एक कर्मभूमि। जमशेदपुर का टाटा स्टील प्लांट, जहां स्टील की भट्टियां दिन रात जलती थीं, वहां एक युवक हेलमेट और धूल से भरा ओवरऑल पहने मजदूरों के बीच काम करता दिखता था। वो कोई साधारण कर्मचारी नहीं, बल्कि रतन टाटा थे। उन्होंने मजदूरों के साथ खाना खाया, उनकी परेशानियां सुनी और उत्पादन प्रक्रिया को समझा। कई बार भट्टियों की गर्मी ने उन्हें बीमार कर दिया, पर वे रुके नहीं। उनका मानना था, अगर मैं नीचे के स्तर को नहीं समझूंगा तो ऊपर का नेतृत्व अधूरा रहेगा। एक घटना, एक बार भारी मशीनरी में खराबी आ गई। सभी इंजीनियर सोच में पड़ गए। रतन खुद आगे बढ़े, मशीन खोली और बोला, चलो इसे फिर से जोड़ते हैं। कई घंटे बाद मशीन चल पड़ी। सब हैरान थे। उस दिन से मजदूरों के दिलों में रतन टाटा के लिए सम्मान और भी गहरा हो गया। वे समझ गए, ये मालिक नहीं, अपना साथी है। अमेरिका की शिक्षा, भारतीय सोच। रतन के लिए काम केवल पैसे या प्रतिष्ठा का साधन नहीं था। वो मानते थे, काम वो पूजा है जो देश को ऊंचा उठाती है। उनकी सोच भारतीय थी, लेकिन दृष्टि वैश्विक। कॉर्नेल में उन्होंने सीखा कि डिजाइन केवल सुंदरता नहीं, बल्कि कार्यकुशलता का विज्ञान है। उन्होंने ये सिद्धांत टाटा इंडस्ट्री में लागू किया कि हर उत्पाद भारतीय भावनाओं के करीब हो। पहली बड़ी चुनौती, 1970 में टाटा ग्रुप के अंदर युवा रतन को नेतृत्व के छोटे पदों पर लाया गया। कई वरिष्ठ अधिकारी उनकी उम्र और अनुभव पर सवाल उठाते, क्या ये लड़का टाटा को संभाल पाएगा? ये बातें उनके कानों तक पहुंचती, लेकिन रतन शांत रहते। वो जवाब शब्दों से नहीं, काम से देना जानते थे। उन्होंने टाटा ग्रुप की कई कंपनियों में नई ऊर्जा भरी। टाटा एलसी, टाटा इंजीनियरिंग, टाटा टी में नए प्रोजेक्ट शुरू किए। धीरे धीरे उनका नाम एक सच्चे ट्रांसफॉर्मर की तरह फैलने लगा। भावनात्मक क्षण। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, आपको कभी डर नहीं लगता इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने में? वे मुस्कुराए और बोले, डर तो सबको लगता है, लेकिन अगर उद्देश्य सही हो तो डर भी साथ देने लगता है। अध्याय का अंत। वर्ष 1991। JRD टाटा ने घोषणा की, रतन टाटा अब टाटा समूह के चेयरमैन होंगे। पूरा ग्रुप स्तब्ध था। कई पुराने अधिकारी नाराज हुए, लेकिन रतन शांत रहे। उन्होंने बस एक बात कही, मैं वादा नहीं करता कि मैं हर जगह सही रहूंगा, लेकिन मैं हर निर्णय ईमानदारी और देश हित में लूंगा। यहीं से शुरू हुई टाटा साम्राज्य की नई सुबह। हर ऊंचाई के पीछे एक कहानी होती है, संघर्ष, आलोचना और दृढ़ विश्वास की। और रतन टाटा की कहानी तो अभी शुरू हुई है।
अध्याय 3 टाटा समूह की बागडोर, आलोचना और साहस की कहानी। नेतृत्व का मतलब ताकत दिखाना नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में भी धैर्य बनाए रखना है। वर्ष 1991 भारत की अर्थव्यवस्था उदारीकरण के दौर से गुजर रही थी। इसी समय एक शांत, विनम्र और सादगी से भरे व्यक्ति ने भारत के सबसे बड़े औद्योगिक साम्राज्य की बागडोर संभाली, रतन टाटा। लेकिन इस ताज के नीचे कांटे भी थे। शुरुआत में विरोध और अविश्वास। JRD टाटा के बाद रतन को चेयरमैन बनाए जाने पर कई वरिष्ठ अधिकारी नाराज थे। किसी ने कहा ये बहुत युवा है, किसी ने कहा इसमें अनुभव की कमी है। यहां तक कि टाटा समूह की कई कंपनियां रतन टाटा के नेतृत्व को स्वीकार करने से हिचक रही थीं। उन दिनों टाटा समूह 80 से अधिक कंपनियों में बटा हुआ था। हर कंपनी अपने हिसाब से चल रही थी, कोई एकजुट दिशा नहीं थी। रतन ने जब पद संभाला तो उन्हें स्पष्ट दिखा, अगर ग्रुप को बचाना है तो इसे एक परिवार की तरह जोड़ना होगा। टाटा परिवार को एक सूत्र में बांधना। रतन ने एक बैठक बुलाई। सभी कंपनियों के हेड मौजूद थे। टाटा स्टील, टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा केमिकल्स। रतन ने शांत स्वर में कहा, हम सब टाटा नाम का हिस्सा हैं। अब वक्त है कि हम एक जैसी पहचान के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने टाटा ब्रांड आइडेंटिटी की अवधारणा दी। हर कंपनी अब टाटा नाम के साथ चलेगी। एक साझा लोगो, एक साझा मूल्य प्रणाली और सबसे बढ़कर एक साझा उद्देश्य, राष्ट्र निर्माण। कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन रतन टाटा ने कहा, बदलाव हमेशा असुविधाजनक लगता है, पर वही भविष्य की दिशा तय करता है। कठिन फैसले। उन्होंने धीरे धीरे पुराने ढर्रे की कंपनियों को बंद या मर्ज किया। कई पुराने अधिकारियों को विदा करना पड़ा। मीडिया ने इसे रतन की सख्ती कहा, लेकिन असल में यह साहस और दृष्टि का निर्णय था। रतन को आलोचना की आदत नहीं थी, फिर भी उन्होंने आलोचना को विनम्रता से स्वीकार किया। कई बार रातों को नींद नहीं आती, फिर भी सुबह ऑफिस वही मुस्कान लिए पहुंचते। उनकी मेज पर हमेशा एक ही चीज रहती थी, दादी की तस्वीर और नीचे लिखा हुआ वाक्य, सही काम करो चाहे दुनिया कुछ भी कहे। पहला बड़ा निर्णय, टाटा मोटर्स में क्रांति। रतन टाटा का पहला बड़ा सपना था भारत की अपनी कार बनाना। 1994 में उन्होंने टाटा इंजीनियरिंग कंपनी टेल्को, बाद में टाटा मोटर्स के इंजीनियरों से कहा, हम एक ऐसी कार बनाएंगे जिस पर लिखा होगा मेड इन इंडिया, बाय इंडिया, फॉर इंडिया। वरिष्ठ अधिकारियों ने हंस दिया। किसी ने कहा हम ट्रक बनाते हैं, कार नहीं। किसी ने कहा भारत में कार बनाना असंभव है। लेकिन रतन टाटा ने दृढ़ता से कहा, अगर टाटा ट्रक बना सकता है तो कार भी बना सकता है। और शुरू हुआ टाटा इंडिका का सपना। टाटा इंडिका भारतीय गौरव का प्रतीक। कई साल की मेहनत के बाद 1998 में टाटा इंडिका लॉन्च हुई, भारत की पहली पूर्णतः स्वदेशी कार। उसकी डिजाइन, इंजन, तकनीक सब भारतीय। शुरुआती महीनों में कार को आलोचना झेलनी पड़ी, सेल्स उम्मीद से कम रही। मीडिया ने लिखा, रतन टाटा का सपना टूट गया। एक दिन उन्होंने सभी इंजीनियरों को बुलाया और कहा, हम असफल नहीं हुए हैं, हमने शुरुआत की है। उन्होंने सुधार करवाए, मॉडल बदला और दोबारा लॉन्च किया। इस बार इंडिका ने बाजार में झंडे गाड़ दिए। हर भारतीय के गर्व की बात बन गई, मेरे पास टाटा इंडिका है। रतन टाटा ने इतिहास रचा। उन्होंने साबित किया, अगर विश्वास सच्चा हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। रतन टाटा ने अपने कर्मों से साबित किया, एक नेता वही है जो अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो। अध्याय 4, परिवर्तन का दौर। जब टाटा ने सपनों को छुआ।
सपना वो नहीं जो सोते वक्त आता है, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। अब टाटा समूह नई दिशा में आगे बढ़ चुका था। रतन टाटा ने यह ठान लिया था कि भारतीय उद्योग अब सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए काम करेगा। वैश्विक विस्तार की शुरुआत। सन 2000 के दशक की शुरुआत में रतन टाटा ने विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया। पहला बड़ा कदम था टाटा डी द्वारा टेटली का अधिग्रहण। ये एक ब्रिटिश कंपनी थी और जब एक भारतीय कंपनी ने उसे खरीदा तो पूरी दुनिया ने ध्यान दिया। मीडिया ने लिखा, इंडिया नाउ ओन्स द कप ऑफ ब्रिटेन। रतन टाटा मुस्कुराए, हमारे लिए ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि भारतीय आत्मविश्वास की जीत है। अगला बड़ा कदम, स्टील से दुनिया तक। 2007 में टाटा स्टील ने यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। इस डील की कीमत थी लगभग 12 अरब डॉलर। भारत के औद्योगिक इतिहास में ये उस समय की सबसे बड़ी डील थी। रतन टाटा ने कहा, हम केवल लोहे का व्यापार नहीं कर रहे, हम भविष्य की इमारतें बना रहे हैं। जगुआर और लैंड रोवर, एक साहसी निर्णय। 2008 में जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, रतन टाटा ने एक और चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने ब्रिटेन की मशहूर कंपनियां जैगुआर और लैंड रोवर JLR खरीद लीं। कई लोगों ने कहा यह आत्मघाती कदम है, लेकिन रतन टाटा शांत रहे। उन्होंने कहा, अगर हमने डर से फैसले लेने शुरू कर दिए तो हम कभी इतिहास नहीं बनाएंगे। शुरुआत में नुकसान हुआ, लेकिन कुछ सालों में JLR ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। ब्रिटेन के लोग जो कभी टाटा को बाहरी मानते थे, आज उन्हें सम्मान से सर टाटा कहने लगे। एक भावनात्मक पल। 2009 में लंदन के एक समारोह में एक बुजुर्ग ब्रिटिश अधिकारी ने रतन टाटा से कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि भारतीय उद्योग इतनी ऊंचाई छू लेगा। रतन टाटा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमने भी कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ब्रिटिश कंपनियां भारत के परिवार का हिस्सा बनेंगी। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। वो सिर्फ एक डील नहीं थी, वो भारतीय आत्मसम्मान का क्षण था। मूल्य और दृष्टि। इन सब के बीच रतन टाटा ने कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा था, अगर आप तेजी से दौड़ना चाहते हैं तो अकेले दौड़ो, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो सबके साथ चलो। उनके लिए सफलता का अर्थ था सम्मान और विश्वास। किसी भी प्रोजेक्ट में उन्होंने कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता दी। यह वही मानवीय दृष्टि थी जिसने टाटा समूह को आज भी भरोसे का प्रतीक बनाया। अध्याय का समापन। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने केवल बिजनेस नहीं बल्कि एक नई सोच दी, भारत भी कर सकता है। इंडिका से लेकर जैगुआर तक, जमशेदपुर से लेकर लंदन तक, ये सफर सिर्फ एक उद्योगपति का नहीं बल्कि एक स्वप्न दृष्टा का था। रतन टाटा ने हमें सिखाया, जब आप अपने देश के लिए सोचते हैं तो आपका हर कदम इतिहास बन जाता है। अब रतन टाटा का सफर और भी गहराई में जाने वाला है, जहां इंसानियत, करुणा और सेवा की मिसाल कायम होती है। अगले अध्याय में आप सुनेंगे रतन टाटा, करुणा, सेवा और मानवता की कहानी। अध्याय 5, वैश्विक पहचान। जब भारत ने दुनिया को दिखाया दम। जब तक आप सपने देखते रहेंगे, तब तक आपकी सीमाएं बदलती रहेंगी। सन 2000 के बाद भारत आर्थिक रूप से तेजी से बढ़ रहा था। टाटा समूह उस विकास का चेहरा बन चुका था और उसके नेतृत्व में रतन टाटा, जिनकी दृष्टि केवल व्यापार नहीं बल्कि भारत की प्रतिष्ठा थी। भारत से विश्व तक का सफर। रतन टाटा हमेशा कहते थे, हमारा हर कदम ऐसा हो कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद देश के रूप में देखे।
उनका ये विश्वास धीरे धीरे सच हो रहा था। टाटा समूह के अधीन अब 100 से अधिक देश थे और टाटा ब्रांड का नाम वैश्विक सम्मान बन चुका था। लंदन का वो दिन। एक सुबह लंदन में जब रतन टाटा सड़क पर जा रहे थे, एक अंग्रेज सज्जन ने उन्हें रोककर कहा, आप भारतीय हैं? आप टाटा से जुड़े हैं? रतन ने मुस्कुराकर कहा, जी हां। वो बोले, थैंक यू सर, जैगवार इज अलाइव टुडे बिकॉज ऑफ यू। रतन टाटा ने हल्की मुस्कान दी। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये उस सपने का सम्मान था जो उन्होंने भारत से देखा था कि भारतीय उद्योग भी दुनिया को नेतृत्व दे सकता है। भारतीय गौरव के प्रतीक। टाटा समूह की पहचान केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रही। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने भारत को IT सुपर पावर बनाया। टाटा स्टील दुनिया की सबसे कुशल स्टील कंपनियों में शामिल हुई। टाटा मोटर्स ने जैगवार और लैंड रोवर के बाद भारत की तकनीकी क्षमता का नया अध्याय लिखा। रतन टाटा ने कहा था, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करें। हमने हमेशा ये सोचा कि हम भारत को ऊंचा उठाएं। टाटा नैनो, आम आदमी की कार। 2008 में उन्होंने एक और सपना देखा, एक ऐसी कार जो हर भारतीय परिवार खरीद सके। उन्होंने कहा, अगर एक परिवार 4 लोगों को दोपहिया पर बैठा सकता है, तो उन्हें 4 पहियों पर बैठाने की जिम्मेदारी हमारी है। इस सोच से जन्मी टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार, 1 लाख रुपए की कीमत। लॉन्च के दिन जब कार को अनावरण किया गया, रतन टाटा ने केवल एक वाक्य कहा, अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। ये केवल एक कारोबारी प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन था। आलोचना और विनम्रता। हालांकि नैनो को भी आलोचना का सामना करना पड़ा। मीडिया ने इसे सस्ती कहकर हंसी उड़ाई। कई लोग बोले, कौन खरीदेगा इतनी सस्ती कार? रतन टाटा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, हम किसी वर्ग के लिए नहीं, एक जरूरत के लिए काम कर रहे हैं। उनका हर निर्णय मानवता और समर्पण से भरा होता था। वे हमेशा कहते, मैं पैसे के लिए नहीं, लोगों के लिए निर्माण करता हूं। वैश्विक सम्मान। उनके योगदान को देखते हुए दुनिया भर में उन्हें सम्मान मिला। पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2008 से भारत सरकार ने सम्मानित किया। ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें ऑनररी नाइट कमांडर की उपाधि दी। लेकिन जब उनसे पूछा गया, आपके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, उन्होंने उत्तर दिया, जब कोई कहता है टाटा पर भरोसा किया जा सकता है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। किसी देश की ताकत उसके नेताओं में नहीं, बल्कि उसके सपने देखने वालों में होती है, और रतन टाटा उन सपने देखने वालों में सबसे अनोखे हैं। अध्याय 6, करुणा और संवेदनशीलता। एक सच्चे इंसान की कहानी। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं और दया से बड़ा कोई व्यापार नहीं। व्यापारिक दुनिया के बीच रतन टाटा का एक अलग चेहरा था। एक ऐसा चेहरा जो संवेदनशील, दयालु और भावनात्मक था। उन्होंने बार बार साबित किया कि एक महान उद्योगपति से पहले वे एक महान इंसान हैं। 26/11 मुंबई हमले। जब इंसानियत बोल उठी। वो भयावह रात, 26 नवंबर 2008, मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ। ताज होटल, जो टाटा समूह की पहचान थी, आग की लपटों में घिर गई। सैकड़ों जानें गईं, शहर कांप गया। अगले दिन सुबह रतन टाटा बिना किसी सुरक्षा के ताज होटल के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। उन्होंने कहा, ये पत्थरों की इमारत नहीं चली है, ये हमारे परिवार का हिस्सा है। हम इसे फिर से बनाएंगे और पहले से भी सुंदर बनाएंगे। कर्मचारियों के लिए करुणा। हमले के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने कर्मचारियों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की।
उन्होंने हर मृत कर्मचारी के परिवार को आजीवन सहायता, बच्चों की शिक्षा और घर तक दी। एक रिपोर्ट के अनुसार रतन टाटा ने लगभग 700 से अधिक परिवारों की व्यक्तिगत रूप से मदद की। उन्होंने किसी मीडिया कवरेज की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा, ये दिखावे के लिए नहीं, ये मेरे अपने परिवार के लिए है। मानवता का दूसरा नाम। कई बार वे अस्पतालों में जाकर घायलों से स्वयं मिले। एक कर्मचारी की मां ने आंसू भरी आंखों से कहा, आप जैसे लोग भगवान का रूप हैं। रतन टाटा ने धीरे से कहा, नहीं मां, मैं सिर्फ आपकी पीड़ा समझने आया हूं। उस पल कई लोग जो उन्हें एक उद्योगपति मानते थे, अब उन्हें एक सच्चा इंसान समझने लगे। टाटा ट्रस्ट्स, सेवा की परंपरा। रतन टाटा ने टाटा ट्रस्ट्स को नई दिशा दी। शिक्षा, स्वास्थ्य, नवाचार और ग्रामीण विकास में। उन्होंने कहा, अगर किसी की जिंदगी में थोड़ा भी सुधार ला सकें तो वही हमारी सच्ची कमाई है। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स ने गांवों में जल योजनाएं, गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां, कैंसर अस्पतालों के लिए फंडिंग और लाखों लोगों के जीवन में रोशनी लाई। स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए प्रेरणा। सेवानिवृत्ति के बाद भी रतन टाटा ने युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कई भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश किया। ओला, पेटीएम, स्नैपडील, अर्बन लैडर और कई अन्य। लेकिन उन्होंने हमेशा कहा, मैं निवेशक नहीं, मार्गदर्शक हूं। मैं पैसे से ज्यादा विश्वास में निवेश करता हूं। उनकी ये सोच भारत के युवा उद्यमियों के लिए एक नई ऊर्जा बनी। एक मुलाकात। एक युवा स्टार्टअप फाउंडर ने उनसे पूछा, सर, सफलता का असली राज क्या है? रतन टाटा मुस्कुराए और बोले, जब आप सफलता के पीछे नहीं बल्कि सार्थकता के पीछे भागते हैं, सफलता खुद आपके पीछे आती है। अध्याय का समापन। रतन टाटा आज भी हर भारतीय के दिल में बसते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने दिखाया कि बिजनेस सिर्फ लाभ नहीं बल्कि जनहित भी हो सकता है। रतन टाटा ने हमें सिखाया, महानता पद या दौलत से नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में बदलाव लाने से आती है। हर व्यक्ति रतन टाटा नहीं बन सकता, लेकिन हर व्यक्ति रतन टाटा की सोच अपना सकता है। इंसानियत, ईमानदारी और करुणा। अध्याय 7, सेवा का समर्पण। टाटा ट्रस्ट्स और समाज के लिए जीवन। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में बदलाव लाए। रतन टाटा ने हमेशा कहा, पैसे की कीमत होती है, लेकिन लोगों की मदद करने की कीमत अनमोल है। टाटा समूह का हर निर्णय केवल लाभ कमाने के लिए नहीं था, बल्कि समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए था। ये दर्शन उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स में भी परिपूर्ण किया। शिक्षा में योगदान। टाटा ट्रस्ट्स ने देश भर में शिक्षा को सशक्त किया। गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां, तकनीकी और विज्ञान शिक्षा पर विशेष ध्यान, ग्रामीण स्कूलों में सुविधाएं और प्रशिक्षित शिक्षक। रतन टाटा कहते थे, अगर एक बच्चे की सोच बदले तो पूरा समाज बदलेगा। स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास। टाटा ट्रस्ट्स ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अनगिनत प्रोजेक्ट्स चलाए। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल और क्लिनिक, कैंसर और हृदय रोगों के लिए फंडिंग, महिला सशक्तिकरण और मातृत्व स्वास्थ्य। उन्होंने कहा, हम सिर्फ कंपनियां नहीं चलाते, हम लोगों का जीवन भी बेहतर बनाते हैं। नवाचार और स्टार्टअप्स। रतन टाटा ने स्टार्टअप्स में निवेश के माध्यम से नई पीढ़ी को अवसर दिए। उन्होंने कहा, अगर युवा सही दिशा में काम करें तो भारत वैश्विक नेतृत्व हासिल कर सकता है। उनकी ये सोच कई भारतीय युवा उद्यमियों के लिए एक प्रेरक मिसाल बन गई। मानवीय सेवा की मिसाल। एक बार उन्होंने कहा, सच्चा धन वही है जिसे आप दूसरों के लिए खर्च करें। रतन टाटा का जीवन इस विचार का जीवंत प्रमाण है। वे
कर्मचारियों के जीवन सुधार से लेकर गांवों के विकास तक हर पहल में सक्रिय रहे। उनकी करुणा, विनम्रता और संवेदनशीलता ने टाटा समूह को सिर्फ व्यापारिक समूह नहीं बल्कि मानवता की पहचान बना दिया। भावनात्मक दृश्य। एक वृद्ध महिला जिसने टाटा ट्रस्ट से शिक्षा और स्वास्थ्य सहायता पाई, रतन टाटा को देखकर रो पड़ी और कहा, आप हमारे जीवन का चमत्कार हो। रतन मुस्कुराए और बोले, नहीं मां, ये चमत्कार नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह दर्शाता है। उनके लिए सफलता केवल लाभ नहीं बल्कि मानवता और सेवा थी। अध्याय 8, विरासत, प्रेरणा जो कभी समाप्त नहीं होती। विरासत केवल दौलत या नाम नहीं होती, ये आपके कार्यों और मूल्यों में होती है। नेतृत्व का दर्शन। रतन टाटा का नेतृत्व केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं था। वे कहते हैं, नेतृत्व का अर्थ है दूसरों की मदद करना, उनका मार्गदर्शन करना और सही दिशा दिखाना। उनकी ये सोच टाटा समूह को विश्व स्तरीय बनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात, उनका नेतृत्व मानवता और मूल्यों पर आधारित था। अमर विरासत। रतन टाटा की विरासत केवल टाटा कंपनियां नहीं हैं। करुणा और दया का संदेश, सच्चाई और ईमानदारी का उदाहरण, समाज और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा। ये विरासत युवाओं, उद्यमियों और समाज के हर सदस्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। एक प्रेरक समापन। रतन टाटा ने हमें ये सिखाया, अगर आप अपने जीवन में दूसरों के लिए कुछ करें तो आपकी अमरता वहीं बनती है। उनका जीवन ये प्रमाण है कि सपने, साहस, करुणा और ईमानदारी मिलकर किसी व्यक्ति और समाज दोनों का भविष्य बदल सकते हैं। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें याद दिलाता है कि महानता का माप दौलत या पद से नहीं बल्कि इंसानियत, सेवा और मूल्यों से होता है। और यही विरासत है, एक नाम, एक कहानी और एक जीवन, एक प्रेरणा जो कभी समाप्त नहीं होती। उपसंहार। महानता का माप दौलत या पद से नहीं बल्कि आपके कर्मों और मूल्यों से होता है। अब जब हमने देखा कि रतन टाटा ने कैसे अपने जीवन में सपने देखे, चुनौतियों का सामना किया और समाज की भलाई के लिए काम किया, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उनकी कहानी केवल एक उद्योगपति की नहीं बल्कि एक इंसान की कहानी है जो अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाता है। उनकी विरासत सिर्फ कंपनियां, कारें या डील्स नहीं है, ये विरासत है करुणा, सेवा, ईमानदारी और मानवता की। हर युवा, हर उद्यमी और हर समाज सेवी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकता है। रतन टाटा ने हमें सिखाया, अगर आप अपने जीवन में दूसरों के लिए कुछ करें तो आप न केवल सफल होंगे बल्कि अमर बन जाएंगे। इस ऑडियो बुक के साथ आप न केवल उनकी कहानी सुन रहे हैं बल्कि महसूस करेंगे कि सपने, साहस और करुणा मिलकर किसी भी इंसान को महान बना सकते हैं। रतन टाटा, एक नाम, एक विरासत और एक प्रेरणा जो कभी समाप्त नहीं होती। रतन टाटा, सपनों से हकीकत तक। सुनने के लिए धन्यवाद। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने उद्योग नहीं, उम्मीदें गढ़ी। एक प्रेरणादायक ऑडियो यात्रा, एक महान उद्योगपति, परोपकारी और एक सच्चे इंसान की। इस ऑडियो बुक का लेखक, कथावाचक और प्रकाशक है स्वीट ऑडिबल।